नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पहाड़ बेचैन है, पहाड़ों में दर्द है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, क्योंकि अगर आपने बीते हफ्ते अगर खबरें देखी हों, तस्वीरें देखी हों, तो एक मानवीय पहलू जो देखने को मिला है वो ये है कि जोशीमठ में रह रहे लोग अब बेघर हो चुके हैं। उनको अपने ही घर से सामान पैक करके कहीं जाना पड़ रहा है। कुछ अपने ही शहर में शरणार्थी बन गए और कुछ कहीं जा रहे हैं बिना ये जाने कि कभी लौट के आएंगे भी या नहीं, वो घर बचेगा भी या नहीं। दरअसल जमीन खिसक रही है, घरों में दरार आ गई है और इसके कारण तमाम है। कुछ तो प्राकृतिक है, देखिए पहाड़ है, वो प्लेन्स तो है नहीं, तो वहां पर जमीन भूधसाव, भूस्खलन, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें लगी रहती। इसी को देखते हुए एक पुरानी पद्धति ये थी कि घर एक तरीके से बनाए जाते थे, पत्थर से और लकड़ी से और उसके मिश्रण से। लेकिन फिर ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन हुई और जिस तरीके से दिल्ली में, नोएडा में या फिर देहरादून में घर बनता है, वैसा ही पहाड़ों में भी बनने लगा और वहीं से दिक्कत शुरू हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वजहें बताई जा रही हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो सब प्राकृतिक कारण नहीं है। मैन मेड, टनल खोद देना, सड़क चौड़ी कर देना बिना पहाड़ को स्थिर किए, क्योंकि पहाड़ है ना, ग्रेविटी होती है, नीचे से काटेंगे तो ऊपर से कुछ गिरेगा। अब ये किसी एक ने नहीं किया है, सदियों से चला आ रहा। तो आज इस कार्यक्रम में, मुकाबला में, एक सीधा सवाल हम पूछने जा रहे हैं और वो है ये: जोशीमठ धंस रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके कंधे पर यह जिम्मेदारी होगी और इसका आगे का समाधान क्या है? धंसते जोशीमठ का जिम्मेदार कौन और आगे के लिए क्या है समाधान? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। राम कुमार वालिया जी, आप पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उत्तराखंड सरकार में, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष खंडूरी जी, आप उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पुरुषोत्तम शर्मा, आप मेंबर हैं जोशीमठ बचाओ आंदोलन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत गहलोत सीज्मोलॉजिस्ट हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी। क्यों पहाड़ों में बेचैनी है वो आप हमें बताएंगे, और क्या कारण है जिस वजह से ये सब हो रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। और प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस शो के फॉर्मेट के बारे में आप सब लोगों को बता दूं, अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए आप सबको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, ताकि आप अपनी बात 1 मिनट के लिए बिना रोके टोके रख दें। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं वालिया जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप देखिए, जोशीमठ जो है हमारा उत्तराखंड का बहुत ही पौराणिक शहर है, छोटा शहर है, करीब 20,000 की मात्र आबादी है। और जैसा कि पूरे देश को पता ही है कि वहाँ दरार आई है, दैविक आपदा है, दैविक आपदा कहीं भी आ सकती है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी, आपने देखा कि कल बैठक बुलाई है गृह मंत्रालय में और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी वहां 2 बार जा चुके हैं और स्वयं जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं, राहत कार्यों को देख रहे हैं, किस प्रकार से राहत कार्य हो रहे हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, फौरी तौर पे अभी तक संकेत जी करीब 45 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं, प्रदेश सरकार ने, और करीब 42 परिवारों को 1.5 लाख रुपए दिए जा चुके हैं जी, और 3000 परिवार चयनित किए हैं सरकार ने जिनकी मदद की जानी है। वापस आएंगे वालिया जी, ताकि आप और विस्तार से अपनी बात कह दें। मनीष जी, आज हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। 1 या 2 साल पहले जब रैणी में जो आपदा आई थी, उस पर भी हमने डिस्कशन किया था, और मेरा यह मानना है कि 2-3 साल में या फिर ईश्वर ना करे पिछले 6 महीनों में ये डिस्कशन फिर से करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो हो गई इस हमाम में किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए, मेरा ये मानना है, अगर राजनीतिक बात करें हम और सीरियसली बात करें उत्तराखंड पे। तीसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आप राजनीतिक बात अगर पे आऊँ
तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जो रिस्पांस आया है भाजपा सरकार का, या तो आप कॉम्पनसेशन की बात कर लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री के रिस्पांस की बात कर लीजिए, तो एक बहुत बड़ा फेलियर ऑफ द इमेजिनेशन है। और ये बहुत बड़ा, मतलब मैं तो यहाँ तक जाऊँगा और कहूँगा कि इनको जो करना चाहिए था उन्होंने अभी तक नहीं किया। जी पुरुषोत्तम जी। पहले तो मैं थोड़ा परिचय अपना ठीक करवा दूं आप लोगों से कि मैं जोशीमठ के आंदोलन से 2002 से लगातार जुड़ा हूं, लेकिन मैं जोशीमठ की जो अभी संघर्ष समिति है उसका सदस्य नहीं, बल्कि हमारा जो संगठन है वो ऑल इंडिया किसान महासभा, उसी के उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो लीडर अभी हैं अतुल सती, जो उसको लीड कर रहे हैं, वो हैं। और 2002 से हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल संक्षेप में उसका जवाब यही है कि जोशीमठ की जो आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है जो पहाड़ों में आती है। ये कॉरपोरेट मुनाफे के लिए सरकारों द्वारा जनता के ऊपर किया गया एक हमला है, एक बड़ा हमला है, एक बड़ा युद्ध है एक किस्म से, जो पूरे उत्तराखंड को जो है तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। और इसी ने जो है जोशीमठ को अभी तबाह करने की तरफ, इसी दिशा ने जो है धकेला है। और ये दिशा जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो है उत्तराखंड में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी। जी बिल्कुल। अब जो दो मेहमान यहाँ पर नहीं हैं हमारे साथ, लेकिन लाइव लिंक से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चले जाएं। विनीत गहलोत जी, शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट, अगर आप समझा पाएं जिम्मेदार कौन और। धन्यवाद। देखिए, जो जितनी भी ये भूस्खलन की समस्या हो या भूधसाव की समस्या हो या भूकंप की समस्या हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये काफी हद तक नेचुरल होती हैं। और इसमें लेकिन ये जरूर है कि इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, उनका जो इस पे उसको ये बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलना कि हर धसाव, हर जितना भी सब्सिडेंस हो रहा है, वो सब कुछ केवल किसी एक्टिविटी, किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से है, वो भी शायद ठीक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे कि धसाव होता है और वो नेचुरल तरीके से होता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको कि हम मास वेस्टिंग कहते हैं। और मास वेस्टिंग नेचुरल भी होती है। ये फिर से मैं कहता हूं कि इसमें कई सारे केसेस में जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं वो इसको बढ़ा देती हैं, या उसको बेसिकली अगर नहीं होना तब भी ले आती हैं, वो जरूर है। लेकिन किसी भी उसको आपदा को का ये डिसाइड करना कि ये इसकी वजह से है या उसकी वजह से है, उसमें थोड़ा साइंटिफिक तथ्य होना जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर यशपाल। मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने 2011 में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड, नेचर्स फरी और ह्यूमन फॉलिंग। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। तो उसमें हमने ये कहा था कि ये प्राकृतिक आपदा है या मनुष्य की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से सब हो रहा है। हमें समझना होगा कि हमारे पहाड़ में जितने भी छोटे छोटे नगर हैं, बड़े बड़े गांव हैं, ये सब जो है हिल के मिडिल स्लोप पे बैठे हुए हैं। और मैक्सिमम जो हमारे ऐसे एरिया हैं वो पुरानी लैंडस्लाइड के मलबे पर बैठी हुई हैं, और यही स्थिति जोशीमठ की भी है। जी बिल्कुल। वापस स्टूडियो में आए। अगर मनीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये बोला कि सब इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, फिर इस पर चर्चा होगी, लेकिन आप ये देखिए, जानते हुए ये चीज पता है हर किसी को कि वो एक स्लोप पर है, वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ज्यादा है, वहां पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, टनल की एक्टिविटी, ये सारी चीजें लगातार सरकारों ने की, उसको और तेज किया, सड़क को चौड़ा करना, ये जानते हुए कि वो इकोलॉजिकली शायद वो पहाड़ उसको रोक ना पाए, उसके बाद भी वो काम होना। आपको लगता है इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, वरना फिर वही चीज होगी जो आपने बोला है। नहीं, आपकी बात 4-5 महीने बाद दोबारा काम चालू। आपकी बात उचित है, सही है, पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए कि जोशीमठ में इतने सारे लोग और इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई क्यों? वहां पे इसलिए हुई क्योंकि जो आसपास के गांवों से जो लोग बसे हैं उनके पास ना चिकित्सा है, ना शिक्षा के एवेन्यूज थे।
तो वो यहाँ के बस गए और इसी तरह से ये बढ़ता रहा। एक तो बात मैं ये कह लूँगा। दूसरी बात, अगर उत्तराखंड में आज मैं कह रहा हूँ किसी से आप बोले कि यहाँ सड़कें मत बनाएं या फिर यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, तो आपका विरोध होगा। यो उत्तराखंड की जनता चाहती है कि हमारा डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं वो हमने खुद देखा। मैं अभी जोशीमठ से ही आ रहा हूँ, मैंने 1-2 दिन बिताए वहाँ पे और वो सती साहब से भी मिला मैं वहाँ पे, कि अगर आप साइंटिफिकली, और मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है, कॉजल कनेक्शन अगर आप एनटीपीसी का आज भी अगर उस आपदा से आप कनेक्ट करें तो आई डोंट नो कि अगर किसी भी साइंटिफिक एजेंसी ने कहा कि ये डायरेक्ट कनेक्शन, किसी ने नहीं कहा, जहां तक मैं जानता हूं, किसी ने नहीं कहा जी। हमारा ये मानना है कि जो जनता वहां पे वो कह रही है कि ये कनेक्शन डायरेक्टली है, पर आज तक किसी ने कहा नहीं है। पर अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इतिहास को देखें, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसी के बाद ये सब ज्यादा एक्सेलरेट हुआ है, ये सब जानते हैं। जो ये 4 धाम योजना हुई उसी के बाद ये सब एक्सेलरेशन हुआ है। तो अब सरकार को जो करना है, 2 चीजें हैं। एक तो जो आपदा पीड़ित हैं उनका ख्याल कैसे रखा जाए और एकदम जल्दी से तुरंत, और दूसरा इनका रिहैबिलिटेशन। ये दोनों चीजें, ना तो कांग्रेस में इसमें कोई फर्क होना चाहिए, ना भाजपा में कोई फर्क होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपकी क्या और ये क्यों हुआ, मेरा डर ये है कि हम यही विचार करते रहते हैं, वही बातें होती रहती हैं। रैनी में भी मैंने देखी, उसमें 2013 में भी, और बात वहीं की वहीं आ जाती है। पर एक तो कुछ कठोर स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। आपको एक और बात कहता हूं, वहां से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक रेल चल रही है, जो वालिया साहब भी जानते होंगे उसके बारे में। वो 100 किलोमीटर लंबी रेल है और उसमें से जहां तक मेरे आंकड़े सही हैं 75 से 90 किलोमीटर पहाड़ के अंदर है। अब उसके बाद आप ही सोच लीजिए कि अब रोड के ऊपर सरफेस में 4 धाम योजना के बाद, इतना पहाड़ के कटाव के बाद इतना फर्क पड़ रहा है, तो समवेयर और द अदर वी हैव टू स्टार्ट एंड थिंक अगेन। और ये एक चीज आखिरी में आपको कहूंगा, ये हाई पार्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, बिना अभी राजनीति जाते हुए, जो सदस्य जो जेंटलमैन उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत मेमोरेबल लाइन इस्तेमाल किया है कि इस पहाड़ पे इंजीनियर्स लोग असॉल्ट वेपन्स के साथ अटैक कर रहे हैं। आई थिंक 1-2 साल पहले उन्होंने कहा था, प्रोफेसर चोपड़ा शायद उन्होंने कहा था। तो इसमें मेरा जो मानना है, इमीडिएट स्टेप्स आप क्या कर रहे हैं, भाजपा की सरकार क्या कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में हम सबको सोचना पड़ेगा। क्योंकि वहां से 4 धाम योजना जाती है, वहां पे इकोनॉमिक, अब आप कल कह देंगे कि रोक दीजिए सारा, तो फिर वहां के लोगों का जो परिवार जो चला रहे हैं 4 धाम वजह की, वो कैसे चलेगा? फिर वो क्योंकि आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र। लेकिन ऐसे में वालिया जी, आप मुझे बताइए 2-3 चीजें। सबसे पहले तो तुरंत जो राहत देनी है, आपको लगता है ये 45 करोड़ का जो आप रिलीफ पैकेज बता रहे हैं, ये काफी होगा लोगों के लिए? वहां पर जितने लोग बसे हैं वो अपना अपना घर छोड़ करके अगर चले जाएंगे तो उनके लिए जितना आप मुआवजा बता रहे हैं उतना काफी होगा? वो कहां चले जाएंगे? दूसरी चीज, आप अगर जोशीमठ को हटा करके और कहीं और अगर लोगों को पुनर्वास करते हैं तो वो जगह कहां होगी? अगर ये आस्था का केंद्र है तो क्या वो लोग वापस यहां नहीं आएंगे? और अगर आएंगे तो वही दिक्कत होगी जो आज हो रही है, क्योंकि इतना लोड ये जमीन सह नहीं पा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये कहा है कि 45 करोड़ फौरी तौर पर स्वीकृत किए गए हैं फिलहाल के लिए। मतलब आगे और भी हो सकता है? आगे और भी होंगे, और प्रदेश सरकार भी राहत देने का काम करेगी, केंद्र सरकार भी राहत देने का काम करेगी। निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संपर्क में है, उनसे वार्ता हो रही है, और जितना ज्यादा हम लोगों की मदद कर सकते हैं उतना मदद का प्रयास भी किया जा रहा है, योजना भी बनाई जा रही है। स्पीड तेज है, क्योंकि इसरो की इमेज के हिसाब से 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धरती अंदर चली गई, 723 बिल्डिंग में क्रैक आ गए हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी ना आए। वो एरिया ईयरमार्क हो गया है, वो बहुत क्लियरली इसरो के सैटेलाइट में दिखाई दे रहा है कि ये कहां हो रहा है, और वो घना आबादी क्षेत्र है। ऐसे में मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि फौरी तौर पर क्या राहत जो मिलनी चाहिए वो रफ्तार उतनी ही है? देखिए, पहली बात तो मैं एक मनीष जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने रेल योजना की बात की, मनीष जी भी चाहते हैं, उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी चाहता है कि उत्तराखंड का विकास हो। बिल्कुल। उत्तराखंड के अंदर रेल भी आए, उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवा भी हो। यदि हमें विकास करना है तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा भी मानना यह है कि वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और पहाड़ को दृष्टिगत रखते हुए होना चाहिए। आपको लगता है वो हुआ? क्योंकि पुरुषोत्तम जी, हम आप लोग मुझे जो बताइए, काम कर रहे हैं, देखिए सड़क जो होती है पुरुषोत्तम जी, पहाड़ों में खास तौर से जितने एक्सपर्ट से बात हुई उन्होंने यही बताया कि आप अगर टो कटिंग करेंगे, अगर आप पहाड़ के नीचे से उसको काटेंगे तो उसके बाद आपको पहाड़ को स्टेबलाइज होने देना होगा। आप बड़ा सा हाईवे नहीं बना सकते पहाड़ पर,
ये पहाड़ की मजबूरी है, तो उतना ही काट सकते हैं जितना पहाड़ झेल सकता है और फिर वो स्थिर हो जाए। आपको लगता है ये ताबड़तोड़ विकास की वजह से एक ऐसी स्थिति आ जाएगी या आ गई है कि अब वो विकास का लाभ उठाने वाले लोग ही अपने घर से बेघर हो गए? ये पूरे उत्तराखंड की स्थिति है, खाली जोशीमठ की ही नहीं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जोशीमठ को लेकर के जो बात आ रही है उसमें एनटीपीसी की जो टनल है, इस टनल का 2002 से ही विरोध शुरू हो गया था और इसमें यहाँ तक कि राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, प्रधानमंत्रियों को दिए गए, मुख्यमंत्रियों को दिए गए, कोई भी सरकार आई लगातार हम लोग जो है इस पर सवाल उठाते रहे और अतुल सती के नेतृत्व में ये मूवमेंट 2002 से ही चल रहा है लगभग। और उससे पहले जो बीजेपी की अंतरिम सरकार थी वहाँ, उस सरकार के दौर में ही ये योजना फाइनल हो गई थी। तो अब बाद की सरकारों ने भी इस पर कुछ नहीं सुना, वो चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे भाजपा की सरकार थी। 2009 में ये बात आ भी गई है कि 2009 में जो बोरिंग मशीन फंसी टनल की, उसने पानी के भूगर्भीय स्रोत को तोड़ा, उसके रास्ते को तोड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि 600 लीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पूरे फोर्सफुली पानी जो है पहाड़ी से जोशीमठ के ठीक नीचे से अलकनंदा में गिरने लगा। जब ये शुरू हुआ तो हम लोग दौड़ करके गए वहाँ, देखे पूरी घटना और सरकार को हम लोगों ने उस समय भी कहा कि इस काम को तुरंत रोको और ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसके स्रोत को कैसे रोका जाए, ये नहीं तो पूरे जोशीमठ को तबाह कर देगा, इसको रोकिए। लेकिन आज भी बता रहा हूँ आपको कि आज जब 13-14 साल हो गए हैं, इन 13-14 सालों के बाद भी अभी भी 200 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वहाँ से पानी अलकनंदा में फोर्सफुली गिर रहा है। और ये अभी टीवी चैनलों में और ये सब में वो पानी नहीं दिखाया जा रहा है, अभी तो वो पानी दिखाया जा रहा है जो मटमेला अभी शहर के अंदर से निकला है। और अभी भी परियोजना का काम लोग कह रहे हैं कि अंदर जारी है, क्योंकि रात को लोगों को विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये जो अभी सैटेलाइट चित्र जिसको आप लोगों ने कल दिखाया भी था, जिसको इसरो ने जारी किया है, वो जो पूरा एरिया है, देखिए इस एरिया को अब अलकनंदा में जाने से कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये पूरा इलाका, क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले हैं, हमको पता है कि 12 दिन के अंदर अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसरो कह रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर के आसपास जो है ज़मीन खिसक गई है, तो ये थोड़ा थोड़ा खिसकी है, लेकिन अब ये पूरी रफ्तार के साथ पूरे को ले जाएगा एक झटके में। ये किसी भी समय उस पूरे इलाके को जो है ये अलकनंदा में जो है पहुंचा देगा, वो इलाका बचने वाला नहीं है। तो अब एक तो बात है कि वो बच नहीं सकता, ये तय बात है। तो अब अगर वो इलाका बच नहीं सकता है तो फिर बाकी बचे हुए जोशीमठ को बचाने के लिए क्या हो सकता है? और इसके लिए एनटीपीसी जिसके साथ जो है 2011 में समझौता भी हुआ था, तमाम लड़ाइयों के बाद एनटीपीसी ने उस पानी की वजह से जो वहाँ पेयजल का संकट होगा उसके लिए 13 करोड़ रुपया, उसने 13-14 करोड़ रुपया जो है पेयजल योजना के लिए जोशीमठ वालों को देने की बात की थी। और ये कहा था कि जोशीमठ के हर मकान का कंपनी बीमा कराएगी, लेकिन वो बीमा आज तक नहीं हुआ। ठीक है। और आज जो है वो सारा जो है इलाका जा रहा है। पुरुषोत्तम जी, आपने एक ऐसी बात बोली जिससे बहुत सारे लोग डर जाएंगे और घबरा जाएंगे, और पुष्कर सिंह धामी बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि ऐसी बात ना बोली जाए कि सब तबाह हो जाएगा, सब टूट जाएगा, और आपका कहना एकदम विपरीत है। ऐसे में किस चीज को माने और किस चीज को ना माने, इसके लिए सीधा चलते हैं साइंटिस्ट के पास ही। विनीत गहलोत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकारों की तरफ से ये आश्वासन दिया जाना कि ऐसा भी मत बताइए, डूम्सडे प्रिडिक्ट मत कीजिए कि सब बर्बाद हो जाएगा या तहस नहस हो जाएगा या धंस जाएगा। यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, जो भाई साहब ने बताया वो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं जिसकी शायद प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं, लेकिन शायद काफी कम होगी, लेकिन हाँ वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। लेकिन जितना एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे जो स्लो मूविंग स्लोप्स हैं वो विद टाइम उनकी गति बढ़ती है, घटती है, और कभी कभी वो, और अक्सर कई केसेस में देखा गया है कि वो रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर धंसता हुआ जो स्लोप है वो लैंडस्लाइड में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये वाला होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इसकी गारंटी देना कि ये हो जाएगा वो भी ठीक नहीं है। जी, प्रोफेसर यशपाल, आप क्या बोलेंगे इस पर?
एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप दर्शकों को ये समझा दें कि क्यों जोशीमठ, देखिए कहानी पूरे पहाड़ की है, लेकिन जोशीमठ जो है वो थोड़ा और मुश्किल स्थिति में क्यों है? जोशीमठ एक्चुअली इस बात पे भी बहुत बात हो चुकी है। जोशीमठ तो एक पुराने लैंडस्लाइड के मलबे में बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि वहां पे जो गांव से आए हुए लोग बसे, तो गांव में चूंकि पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है, उत्तराखंड की डिमांड जिन चीजों को, जिन समस्याओं को लेकर के हुई थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो लोग ऐसे, जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग है, गोपेश्वर है, ऐसे कई हमारे पास जगह हैं जो पैलियो लैंडस्लाइड पे हैं, जो हिल स्लोप पे हैं। आज सैटेलाइट का डाटा जोशीमठ के लिए मंगाया गया। मेरा तो कहना यह है कि आप जो है मुनस्यारी के लिए, भटवाड़ी के लिए, कर्णप्रयाग के लिए, गोपेश्वर के लिए यहां भी स्थिति देखिए, क्योंकि आप तब थोड़ी जागेंगे जब जो है जोशीमठ वाला हाल हो जाएगा। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर है। मैंने बहुत बार सारे चैनलों पर मैं इस बात को कह रहा हूं, सरकार किसी की भी रही हो। और तीसरी बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जोशीमठ जो है वो धंस जाएगा या बचने की कोई संभावना है, क्योंकि अभी जब तक जमीन पे इसका भू वैज्ञानिक परीक्षण और जो क्रैक्स हैं उनका ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ ये नहीं देखा जाएगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं जब हमारे पास फील्ड से कुछ डाटा हुआ। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये सीज्मिक एक्टिविटी वाला इलाका है और अक्सर ये बात बोली जाती है कि ये सीज्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि यहाँ कभी भी एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। ऐसे में प्रोफेसर यशपाल और विनीत गहलोत, आपको क्या लगता है कि एक ऐसी स्थिति जब धीरे धीरे पहाड़ दरक रहा है और वो भी एक ऐसे जोन में जहां बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, वो टेंशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है धरती के अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि विनीत जी भी जानते हैं, वो तो सेस्मोलॉजिस्ट हैं, कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर 100 साल में एक बड़ा भूकंप 7.5-8 मैग्नीट्यूड का आएगा, तो जो एनर्जी इसके नीचे जमा हो रही है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन 1803 के बाद, 1803 में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उसके बाद जो है कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। 91 और 99 में 2 अर्थक्वेक, उत्तरकाशी, चमोली का और उत्तरकाशी का आया, जिनकी तीव्रता 6.5 मैग्नीट्यूड थी रेक्टर स्केल पे। तो सबसे बड़ी, और अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आ जाए। तो ऐसा संवेदनशील, जोशीमठ तो एक ऐसी थ्रस्ट सीट पे बैठा हुआ है कि जो नीचे से भी और ऊपर से भी 2 बड़ी बड़ी दरारों से जो है वो उसके साउथ में भी नॉर्थ में भी जो है मुनस्यारी और वैकृता 2 थ्रस्ट जो है वहां पे गुजर रहे हैं। तो बहुत ही संवेदनशील इलाका है जी, आप इस पर अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। देखिए, यशपाल जी ने बहुत सही बात कही, लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो जितने पहाड़ बने हैं हमारे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, वो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है वो भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और जो पहाड़ का जो अस्तित्व है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। वो जो प्रोसेस जो पहाड़ बनाता है वही प्रोसेस जो है वो अर्थक्वेक को लाता है। लेकिन इसका जमीन के धसाव से प्लेट टेक्टोनिक्स का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स जरूर पहाड़ को ऊपर उठाता है, उसकी वजह से स्लोप उसके जो है वो स्टीप होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और दुनिया भर के प्रोसेसेस हैं जो इसको उसके जो स्लोप को स्टेबलाइज करने या डिस्टेबलाइज करने के लिए काम करते हैं, वो प्रोसेस का प्लेट टेक्टोनिक्स से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये मानना बहुत, इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब क्योंकि ये साइस्मिक जोन है तो इसलिए इन दोनों को रिलेशन को डायरेक्टली इस तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक अगर आता है, तो इस तरह के स्लोप जो कि अस्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली जब अर्थक्वेक आएगा तो उसको शेक करेंगे, तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी अस्थिर हैं वो नीचे आ सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। जल्दी से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वालिया जी और मनीष जी। मनीष जी, आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना एक बात ये की जा रही है कि फिर से अलग किसी जगह एक शहर बसाया जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम वही रहेगी।
शहर किस तरीके से बसाया जाएगा। लोग गांव से, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, गांव में सुविधाएं नहीं हैं तो इस वजह से शहर में आ जाते हैं। तो जब शहर दोबारा बसाया जाना है तो वो जो मूल कारण है जिससे वजन बढ़ता है या दिक्कत आती है, वो क्यों ना खत्म किया जाए। नहीं, आपने ये बहुत सही कहा। और मैं आपको, अगर आप लोगों से बात करेंगे वहां पे, तो आप ये कह रहे हैं कि एक नया शहर बिछाया जाए। कहाँ पे करेंगे आप? पीपल कोटी में करेंगे? गौचर पास की जगह हैं, वहाँ पे कोई आपको ज़मीन दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप शहर बसाने की बात करेंगे तो सरकार को एक ज़मीन अलग से ढूंढनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने इसका एग्जैक्टली आपने पकड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज है। शहर बसाना आसानी से कहा जा सकता है और हम भी कह रहे हैं कि बसाना चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फोकस यहीं पे है कि आप हमें कॉम्पनसेट कर दीजिए, जो फेयर कॉम्पनसेशन है। उसके बाद आधी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, हम कहाँ जाके बसे, कैसे बसे। दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इमेजिनेशन यूज करना चाहिए। ये जहां तक बसाने की बातें हो गई, ये फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, जिसमें कि उत्तराखंड में जो अब डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। एक आंकड़ा और है कि हम सिर्फ सेंटर्स की बात करेंगे, बट जो स्टेट में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, जो सड़कें बनी हैं, कुछ आंकड़ा था कि पिछले 20-23 साल में करीब 40-45 हज़ार किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। वो किस तरह से बनी हैं उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। जिस तरह से रोड कटी गई हैं, जिस तरह से रोड फाड़ी गई हैं, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। तो ये एक आपको बिल्डिंग कोड नीचे से लेकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी क्या होगी, आपकी एनर्जी पॉलिसी क्या होगी, आप सोलर में जाना चाह रहे हैं, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये ईश्वर ना करे 6 महीने में शायद करंट ट्रैक से भी आ रहा है, वहां भी वही हाल है, और जगह भी ये हो सकता है। और पहाड़ का एक, वो कहते हैं, पहाड़ में कहावत है कि ये जो हो रहा है अभी, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के कभी काम नहीं आया है। ये पानी का जो प्रलय आए हैं, प्रलय कह लीजिए या डिजास्टर्स कह लीजिए, माइग्रेशन जो वहां से हुए हैं, उसका अगर आपको रोकना है, अगर उसको एक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी सोच चाहिए इसके लिए, और एक आदमी से और एक पार्टी से नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। वालिया जी, अगर आप अलग शहर बसाने की बात की जाए, क्योंकि अब तो आप देखिए टेंशन है, भू धसाव है जिस रफ्तार से हो रहा है, वहां दोबारा तो बसावट हो नहीं सकती। ऐसे में आप क्या करेंगे? मूल कारण में क्यों नहीं जाते? उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। देखिए, जैसे कि सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। फिलहाल सरकार के सामने जो चुनौती है, उनको अस्थायी रूप से स्थापित करने की है। जो पीड़ित लोग हैं, जिनके मकान में ज़्यादा दरार आई है, जैसा कि मेरे पास जानकारी है कि अभी 25% क्षेत्र में ज़्यादा दरार है, 75% क्षेत्र में नहीं है। तो जो 25% वाले हैं, उनको अस्थायी रूप से स्थापित करना, दूसरी जगह पुनर्वास करना, पुनर्वास करना, मैं ये तो आपने टेम्पररी बात कर दी। सरकार के सामने चुनौती है। जहां तक अस्थायी रूप से उनका पुनर्वास कराने की बात है, इसके लिए विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का उस क्षेत्र से लगाव भी है, उसको भी देखा जाएगा। उन लोगों से राय भी ली जाएगी कि आप कहां अच्छी रूप से आप स्थापित होना चाहते हैं। उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल जो चुनौती है सरकार के सामने, उनको सुरक्षित वहां से निकालकर अस्थायी रूप से उनको कहीं स्थापित करने की, ताकि उनकी जान माल की रक्षा हो सके। जी जी। चलिए, अब देखना यह होगा कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ये पहाड़ दरकना कम हो जाए या बंद हो जाए और उसके बाद फिर लोग भूल जाएं, उन दरारों को फिर सीमेंट से भर दें और फिर आगे अपना काम करें। क्योंकि आप ये समझिए कि वो आप चिनवा जरूर देंगे या सीमेंट से भर जरूर देंगे, लेकिन वो बेचैनी पहाड़ की और वो बेतरतीब विकास, ये दोनों भविष्य के आड़े आएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत से। मुकाबला में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब सीधा चलते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास, जो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुख की घड़ी है पहाड़ों के लिए, जोशीमठ के लिए और भी तमाम ऐसे इलाके जो कि धंस रहे हैं, जहां से ये भू धसाव की खबरें सामने आ रही हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भी वहां गए थे और अब पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर गए हैं,
प्रशासन एक्शन में दिखता है, लेकिन जो कार्रवाई अभी हो रही है आपके हिसाब से उसको आप किस तरीके से देखते हैं? संतोषजनक है? In fact, we all are very much worried. The situation is very चिंताजनक है, जिसको कहते हैं बहुत चिंताजनक है। और कैसे सरकार उसका सॉल्यूशन निकाले, उसके लिए जब मैं वहां गया था, रात रहा, लोगों से बातचीत की, तो और कुछ मेरे जो पुराने अनुभव थे उसके आधार पर हमने एक संघर्ष समिति के लोगों से मिल करके 7 सूत्री मांग पत्र बनाया और वो हमने चीफ मिनिस्टर को दिया। और चीफ मिनिस्टर को ये सजेस्ट किया कि पहला कदम आप उठाइए, लोगों में कॉन्फिडेंस बने। तो एंड चीफ मिनिस्टर हैज फॉलोड दैट एंड ही स्टेड ओवरनाइट देयर एंड उन्होंने उन लोगों से बातचीत की। तो दूसरा हमने कहा उस समय, बल्कि वहां के उनके वहां के जो वर्तमान एमएलए हैं उनसे मैंने बातचीत करके मैंने कहा भाई जोशीमठ से कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जोशीमठ की अपनी आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्व है। तो लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन जोशीमठ शब्द के नाम को अपने साथ जुड़ा देखना चाहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कहीं और लगा हुआ एरिया जो है हम उसमें नई बसासत बसा सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट टुडे देयर इज अ न्यूज इन द पेपर दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर हैविंग ए न्यू जोशीमठ, नया जोशीमठ जो है बसाने की बात जो है, जो हम कह रहे थे, जो मैं बराबर कह रहा था पिछले एक हफ्ते से, गवर्नमेंट हैज इज वर्किंग ऑन दैट फॉर्मूला। थर्ड बात हमने उनसे कही कि आप जो है लोगों से कही कि इस जोशीमठ को हम पुनर्निर्मित करेंगे। और हमने ये करके दिखाया। केदारनाथ की आपदा इससे भीषणतम आपदा थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने केदारनाथ करके दिखाया है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि उस समय सोनिया जी और राहुल जी हमारे साथ थे। और आज भी मैंने मुख्यमंत्री की स्थिति अच्छी है, उनकी लीडरशिप उनके साथ है, मोदी जी, अमित जी उनके साथ हैं। तो इसीलिए हमने सजेस्ट किया कि इसको राष्ट्रीय आपदा हो और केंद्र सरकार पैसा दे, ताकि जोशीमठ को, जो आज का जोशीमठ है, जो डूब रहा है, जो ध्वस्त हो रहा है, जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहां जो है उसको बचाने का संकल्प लीजिए, उसको फिर से पुराने स्वरूप में, सुरक्षित स्वरूप में लाने के लिए। और कोई भी कदम उठाना पड़ता है उसके लिए, एनटीपीसी की टनल बंद करनी पड़ती है, टनल बंद करिए। 4 धाम यात्रा मार्ग में जो आप ब्लास्टिंग इत्यादि कर रहे हैं, नीचे जोशीमठ के नीचे के एरिया में जो अलकनंदा से लगा हुआ एरिया है, उसमें 4 लेन बाईपास बना रहे हैं आर्मी के नाम पर। अब उससे स्थितियां और कंपाउंड होंगी, जोशीमठ जो है रहने बचने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। हमने कहा इन सब चीजों को आप छोड़िए। चलिए, ये जान के अच्छा लगा कि आपको वो कार्रवाई अब जो हो रही है वो संतोषजनक लग रही है, सुझावों पर काम होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए, लैंड सब्सिडेंस यानी कि भू धसाव जो है वो कोई एक पहाड़ों में खास तौर से एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह भी देखा जाता है कि कच्चे पहाड़ हैं, हिलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मैन मेड कारण भी वहां पर बताए जा रहे हैं। जैसे कि एनटीपीसी की टनल के बारे में बात किया जा रहा है, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा सड़क का चौड़ीकरण, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी तमाम बातें लोगों ने बताई हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सरकार पर जिम्मेदारी मढ़ देना ठीक रहेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कुछ सालों में पहले ही शुरू हुई है। ये सारी चीजें तो तमाम सरकारों ने उसकी इजाजत दी होने के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं इस बात को, ये सब ने स्थिति की गंभीरता को देखा, किसी ने समझा भी, कुछ उपाय किए। जैसे जब हमारी सरकार थी 2014 में, जब मैं हिमालयन डिजास्टर का जो है वो कर रहा था, तो थोड़ा प्रभाव उसका जोशीमठ में भी था। तो हमने स्टडीज निकाली, एक मिश्रा कमेटी की स्टडी निकली, उसमें हमने 4 निर्णय लिए। एक तो जहां जो है धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, उसके दोनों तरफ हमने कहा ठोकरे बनाओ, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करो।
बल्कि कुछ काम स्टार्ट भी हुआ। दूसरा हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम जो है पीडब्ल्यूडी को सौंपो और पूरा एक साउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ तैयार करो, और सीवर लाइन के लिए हमने कहा आप जल निगम को काम दो, और उसका निर्णय किया। और साथ साथ हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार बनाया। और ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए, बल्कि भारत सरकार को हमने उस समय वो प्रपोजल आज भी होगा, हमारी सरकार से प्रपोजल गया है कि हमको ऐसा लाइट मटेरियल दिया जाए जो हीट एंड कोल्ड दोनों का रेसिस्टेंट हो। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि जो ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, ये इसका डीपीआर मेरे समय में तैयार हुआ, बल्कि लोस टोटन प्रधानमंत्री जी ने किया, अध्यक्षता मैंने की, लेकिन हमारे जाने के बाद पूरे कंसेप्ट को उन्होंने बदल दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड की डिमांड जिन समस्याओं को लेकर के हुई थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो लोग ऐसे जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग है, गोपेश्वर है, ऐसे कई हमारे पास जगह हैं जो पैलियो लैंडस्लाइड पे हैं, जो हिल स्लोप पे हैं। आज सैटेलाइट का डाटा जोशीमठ के लिए मंगाया गया। मेरा तो कहना यह है कि आप जो है मुंस्यारी के लिए, भटवाड़ी के लिए, कर्णप्रयाग के लिए, गोपेश्वर के लिए यहां भी स्थिति देखिए, क्योंकि आप तब थोड़ी जागेंगे जब जो है जोशीमठ वाला हाल हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक अगर आता है, तो इस तरह के स्लोप जो कि अस्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली जब अर्थक्वेक आएगा तो उसको शेक करेंगे, तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी अस्थिर हैं वो नीचे आ सकते हैं।